हाँ जी। अभिनव कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं फिर से। अपने जो क्रम चल रहा था, चौहान वंश तक पहुंच चुके थे और चौहान वंश के अंदर अपने सांबर के चौहान कर रहे थे, जिसमें अपने अजमेर वाली शाखा शुरू कर चुके थे और उससे पहले हमने गुजर प्रतिहार किया था। तो अभी आपको ज्ञात होगा कि ये जो सीरीज चल रही है स्पेशल अपनी 4th ग्रेड के लिए चल रही है। और जितने भी अपने 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं या फिर आपके जो भाई बहन हैं, उनको आप शेयर जरूर करें। और आपकी क्या राय है इस क्लास के बारे में, ये क्लास के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, लाइक एंड शेयर करें। और जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर आपको और भी ज्यादा इनोवेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। नवाचार यहाँ पे प्रतिदिन होता है, क्योंकि यह क्या है, अभिनव कैरियर एकेडमी है। यहाँ पर जो टीचर है वो पूरा एकदम परफेक्टली यहाँ पर आपको प्रत्येक टीचर मिलेगा। और दूसरी बात कि जितनी भी आपको ये चीजें करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। और आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन आपको अपनी पीडीएफ मिल रही है प्रत्येक क्लास की। अब टाइम को जाया न करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। और कल हमने चौहान स्टार्ट किए थे और चौहान के अंदर हमने क्या कर लिया था, कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई, कहाँ तक पढ़ लिए थे, उनके जो प्रारंभिक जानकारी थी वो पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने क्या किया था, सांबर के चौहान पढ़ना शुरू किया था। सांबर के चौहान के बाद में हमने क्या किया था, अजमेर के चौहान पढ़ना शुरू किया था। और अजमेर की बात कर लें तो अजमेर के चौहान में पढ़ा था कि अजमेर के जो चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था, अजय राज था। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था कल। जब अजमेर शुरू किया था तो अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर एक शासक पढ़ा था जिसका नाम था क्या, अर्णोराज। और अर्णोराज के बारे में काफी बातें कर ली थी हमने, है ना। और आज जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो चौहान राजा पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है साहब क्या क्या विग्रह राज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है। बिसल देव की मैं बात कर लूं तो बिसल देव बड़ा ही पराक्रमी राजा था। साहित्य की दृष्टि से इतिहास के अंदर अपने जानते हैं कि चौहानों के इतिहास के अंदर साहित्य की दृष्टि से इसका स्वर्ण काल गोल्डन एरा कहलाता है। बिसल देव की बात करें तो बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका काल की बात करें तो 1153 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक माना जाता है। और पीछे वाले में अपने अजय राज के जो कार्यकाल था उसके बारे में चर्चा की थी कि तो 1153 अपने 33 से लेकर 1185 है, क्योंकि बीच में 2 या 3 साल कौन आ गया था, जगदेव आ गया था। और जगदेव का भाई कौन है, उसको अपदस्थ करके कौन बैठा था, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव बैठा था, जिसका कार्यकाल अपने 1153 से 1163 तक यानी कि 10 साल अपने पढ़ेंगे इसको। इन 10 सालों के अंदर आपको ज्ञात होगा, आपको क्या महसूस होगा, ये महसूस होगा कि भाई साहब इतना पराक्रमी राजा, इतनी चीजें बनवाई इसने, इतना बढ़िया इसका शासनकाल रहा। इसी कारण इसने कवियों को क्या दिया था, अपने दरबार के अंदर आश्रय दिया था। इसी कारण इसको कटिबंधु कहा जाता है। जयानक ने कहा था कटिबंधु, कवि बांधव कहा था, कवियों का बंधु कहा था इसे। अब पढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इनके पिता का नाम क्या था, हम पढ़ चुके थे कल। उनके पिता का नाम था क्या, अर्णोराज, जिसने क्या किया, अर्णोराज की हत्या कर दी थी जगदेव ने। जगदेव को गद्दी से हटाकर चौहान राजा कौन बना था, बिसल देव की बात कर लें तो बिसल देव की बात करें तो आर्ट एंड, अगर मैं बात करूं बिसल देव की तो आर्ट के अंदर यानी कि आपकी कला और संस्कृत साहित्य के अंदर इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इसकी दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा भी प्रश्न आएगा, चौहानों का स्वर्ण काल किसका था, तो याद रखना बिसल देव का था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। और उसके बाद में बात करें इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे परम भटारक महाराजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। इसकी परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उपाधि रहेगी वो ये रहेगी, कौन सी, ये वाले। ठीक है, कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी गई थी इसे। अब बात करें कि एक जयानक नाम का कवि था, जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी। पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक
भट्ट क्या लिखता है कि इसे कवि बंधु या फिर कटिबंधु लिखता है। क्या लिखता है? कवि बंधु या फिर कटिबंधु लिखता है। बिसल देव की बात करें तो ये कवियों को आश्रय देता था। किसको देता था? कवियों को, विद्वानों को अपने दरबार के अंदर क्या देता था? आश्रय देता था। इसी कारण इसे कवि बंधु कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि बंधु या कवि बांधव कहा जाता है। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल किसका था? स्वर्ण काल था किसका? विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव का था। बिसल देव 1153 से लेकर 1163 ईस्वी। ठीक है जी। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो 1163 ईस्वी में दिल्ली में इसने एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख। क्या नाम लेते हैं उसका? दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माता कौन था? दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माता कौन था? दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माता कौन था? निर्माता कौन था? तो याद रखना विग्रहराज चतुर्थ था। इस अभिलेख के अंदर, इस अभिलेख के अंदर, इस अभिलेख के अंदर, शिवालिक स्तंभ अभिलेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोला गया है? विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोला गया है? विष्णु का अवतार बताया गया है। इस अभिलेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लेना, छपेगी आपके एग्जाम के अंदर। ध्यान लगा के, मन लगा के आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एक नोट भी मैंने अपनी इस पीपीटी के अंदर लिखा है। तो ये नोट कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने वाला पहला चौहान राजा कौन सा था? तो याद रखना विग्रहराज चतुर्थ ही था। वो कौन सा था? दिल्ली पर अधिकार करने वाला कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ की और बातें कर लेते हैं। एक आपको पता है, एक आपको पता है कि जबालीपुर नाम की एक जगह थी। जबालीपुर नाम की एक जगह थी। जबालीपुर नाम की एक जगह थी, उसका नाम इसने परिवर्तित कर दिया था। और उसका नाम परिवर्तित करके क्या लिख दिया था इसने? इसने क्या नाम परिवर्तित करके लिखा था? क्या नाम परिवर्तित किया था इसने? उस जगह का नाम कर दिया था इसने, क्या कर दिया था भाई? ज्वालापुर कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? ज्वालापुर कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ की मैं बात कर लूं, ये जैन विद्वान इसके दरबार में थे। अच्छा, देव बौद्ध धर्म घोष किसके दरबार में थे? देव बौद्ध धर्म घोष किसके दरबार में थे? देव बौद्ध धर्म घोष अरुणोराज। देव बौद्ध धर्म घोष अरुणोराज। ठीक है ना। और एक विद्वान बात करें, धर्म घोष सूरी। याद रखना, धर्म घोष सूरी किसके दरबार में था? धर्म घोष सूरी किसके दरबार में था? धर्म घोष सूरी किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। इसने क्या किया? इसने क्या किया? अपने राज के अंदर, अपने इस क्षेत्र के अंदर, अपने इस अजमेर वाले क्षेत्र के अंदर क्या किया था? पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किसके प्रभाव में आकर लगा दी थी? किसके प्रभाव में आकर लगा दी थी? किसके प्रभाव में आकर लगा दी थी? धर्मघोष के प्रभाव में आकर लगा दी थी। याद रखना, ये याद रखना कि धर्मघोष के प्रभाव में आकर विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था? पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किसके? पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। यानी कि ये क्या बन गया था? फिर पशु प्रेमी भी बन गया था। कवियों के साथ साथ में पशु प्रेमी भी ये क्या बन गया था? व्यक्ति बन गया था। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव की मैं बात करूं तो ये संस्कृत का बड़ा ज्ञाता था, साहित्य भी लिखता था। ये क्या लिखता था? साहित्य भी। और इसने साथ साथ में नाटकों में इसकी रुचि थी। अब क्या किया इसने? एक नाटक की रचना की थी। तो याद रखना विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी और उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक। उस नाटक का नाम क्या था? हरिकेली नाटक। उस नाटक का नाम क्या था? हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, हरिकेली नाटक किस पे आधारित है? आपको पता है कि महाभारत के अंदर अर्जुन और शिव की लड़ाई का वर्णन मिलता है। किसकी? अर्जुन और शिव की लड़ाई का वर्णन मिलता है। तो याद रखना कि अर्जुन और शिव की लड़ाई का जो वर्णन मिलता है वो हरिकेली नाटक के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? हरिकेली नाटक के अंदर मिलता है। हरिकेली नाटक की खासियत बता दी, हरिकेली नाटक का रचयिता बता दिया। रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। खासियत क्या है? शिव और अर्जुन की लड़ाई। शिव और अर्जुन की लड़ाई। विग्रहराज चतुर्थ क्या है? संस्कृत का ज्ञाता था। हरिकेली
नाटक इसने अपने संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो एक जगह अगर आप इसके स्रोत ढूंढना चाहो तो नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग जगह घूमने जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या एम्बेसी में जाना पड़े, अपने एम्बेसी जाना पड़ेगा। एम्बेसी वाले कहेंगे तू इंग्लैंड जा, इंग्लैंड के अंदर एक जगह पड़ती है ब्रिस्टल, इंग्लैंड के अंदर, तो याद रखना इसका आधा भाग आपको ब्रिस्टल इंग्लैंड में मिलेगा और इसका आधा भाग 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर मिलेगा। तो याद रखना ये लिखा हुआ बिसल देव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा में मिलता है। कहाँ मिलता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं कि ये 2.5 दिन के अंदर मस्जिद बनी थी, 2.5 दिन के अंदर मस्जिद बनी थी, इसी कारण कहते हैं कि इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है यहाँ, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का उर्स बोलते हैं। अगर बात करें कोई सीढ़ियों या बात करूं कि इस मस्जिद की सीढ़ियां या दीवार है, वहां पर ये हरिकेली नाटक की कुछ आपको क्या मिलेगी? पंक्तियां मिलेंगी। कुछ आधा यहाँ ब्रिस्टल इंग्लैंड में मिलेगा। राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है उस पर क्या मिलता है? उस पर क्या मिलता है? हरिकेली नाटक की कुछ रचनाएं मिलती हैं, कुछ कृतियां मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है यहां से आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड क्या है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का स्मारक है साहब। वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां मिलेगा आपको क्या मिलेगा? हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां मिलेगी। कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर मिलेगी। तो याद रखना हरिकेली नाटक, विग्रहराज चतुर्थ, संस्कृत भाषा होने के साथ साथ में वर्तमान में 2 जगह इसके क्या मिलेंगे? आपको स्रोत मिलेंगे। एक ब्रिस्टल इंग्लैंड राजा राम मोहन राय के स्मारक पर और एक सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर किसकी सीढ़ियों पर? दीवारों पर। दीवारों पर किसकी दीवारों पर? किसकी दीवारों पर? किसकी 2.5 दिन के। कहते हैं कि कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी ये पहले, और इसको तोड़कर क्या है बनाया गया था? कैसे बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था? ये बताता हूं मैं। देखिए बिसल देव रासो एक रचिता है, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो लिखा है, बिसल देव रासो जो लिखा है वो नरपति नालन ने लिखा है। बिसल देव रासो जो लिखा है वो नरपति नालन ने लिखा है। वो नरपति नालन बिसल देव रासो के अंदर क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि एक परमार राजा था भोज। परमार राजा कौन था? भोज था। और उसकी पुत्री थी राजमती। तो राजमती के साथ में विग्रहराज के क्या थे? प्रेम संबंध थे। और उन प्रेम संबंधों को दर्शाया गया है। तो याद रखना बिसल देव रासो के अंदर क्या है? बिसल देव रासो के अंदर क्या है? बिसल देव रासो किसकी रचना है? बिसल देव रासो किसकी रचना है? बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालन की रचना है। और नरपति नालन लिखता है, क्या लिखता है? क्या लिखता है कि भोज परमार की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजमती। क्या नाम था? राजमती। राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंध थे। और उसका जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि जिसका नाम क्या था? नरपति नालन, जिसने बिसल देव रासो के अंदर रास कैसा? किसका? राजमती का और विग्रहराज चतुर्थ का रास है। आगे बात समझ में आई क्या? बात समझ में? अब मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? परमिशन दे दी क्या आपने? बिसल देव का दरबारी कवि जिसका नाम था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज चतुर्थ लिखा था। इंपॉर्टेंट ग्रंथ भैया। देखिए एक तो रचना है कौन सी? बिसल देव रासो। कौन सी रचना है? बिसल देव रासो। एक रचना है ललित विग्रहराज। एक रचना कौन सी है? ललित विग्रहराज। देखिए ललित विग्रहराज किसने लिखी और बिसल देव रासो किसने लिखा? देखिए बिसल देव रासो की बात कर लूं तो बिसल देव रासो लिखा था नरपति नालन ने। किसने लिखा था? नरपति नालन ने। ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने। किसने लिखा था? सोमदेव ने। इंपॉर्टेंट है, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। बिसल देव रासो किसने लिखा? बिसल देव रासो लिखा नरपति नालन ने लिखा। किसने लिखा? बिसल देव रासो नरपति नालय। बिसल देव रासो नरपति नालय। ललित विग्रहराज सोमदेव। ललित विग्रहराज सोमदेव। आगे बात समझ में क्या आपको? आगे बात समझ में क्या आपको
आई क्या आई क्या आई, रासो रास है, रासो रास है, रास से रासो रासो रास, रास से राजमती भोज परिवार की पुत्री। इनका प्रेम संबंध किसके साथ? विग्रह राज के साथ में। क्या बात कर रही हो? ठीक है जी। 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। ललित विग्रह राज ग्रंथ में विग्रह राज व इंद्रपुरी राजकुमारी देसल देवी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। 2 प्रेम है। देखिए ये प्रेम का ही तो चक्कर है बाबू भैया। देखिए बिसल देव रासों में तो राजमती याद रखनी है। बिसल देव रासों में राजमती, राजमती कौन? भोज परमार की पुत्री। अच्छा, और ललित विग्रह राज में इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी। तो ललित विग्रह राज में देसल देवी। भाई साहब रंगीला आदमी था। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है, हैं? देखो इधर देसल देवी, उधर राजमती। क्या बात है भाई साहब। राजमती बिसल देव रासो नरपति नालन, देसल देवी ललित विग्रह राज सोमदेव। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े की। किसकी बात कर लेते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े की। हट ऑफ 2.5 डेज जो 2.5 दिन के अंदर बनी, उसकी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। देखिए 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण जो है ना, वो किसी और अन्य व्यक्ति ने करवाया था। इसको थोड़े से बैक फ्लैश के अंदर लेके जाने का मैं प्रयास करता हूं। तो प्रयास करने पे मुझे यह प्राप्त होता है कि एक अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था बिसल देव, जिसे हम विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? एक संस्कृत पाठशाला बनाई और उसका नाम था कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। उसका नाम क्या था भाई? संस्कृत कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। इस कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। लेकिन एक दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ था, सॉरी ये अपने एक शासक हुआ था जो कि कहां से आया था? काबुल से आया था, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। गोरी का गुलाम मैं तो बन के रहूंगा। उसके आगे वाले जो गुलाम थे वो उन्होंने चलाया गुलाम वंश। क्या चलाया? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात समझ में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की बात करें, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, किसको तोड़वा कर बनवाया था? कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को। क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये कार्य किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ये कार्य किया था। ये लिखा हुआ ना कि तुड़वाकर। आगे बात समझ में। अच्छा 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है। ये क्या है? मस्जिद है। इसका निर्माण करवाया, यहाँ फारसी में अभिलेख लगवाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में फारसी अभिलेख सबसे पहले जो मिले हैं, फारसी के अभिलेख के सबसे पहले, फारसी के जो अभिलेख के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो यहीं पर मिले हैं। क्या करें? यहीं पर मिले। राजस्थान में प्रथमतः फारसी अभिलेख यहीं मिला है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कुछ भी पूछ सकता है, आपके हाथ में नहीं है, वो तो एग्जामिनर के हाथ में, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अपने तो क्या सब कुछ पढ़ लेंगे जितना आपने आने की आशंका है कि इसमें 4th ग्रेड के अंदर। उसके बाद में अबू बकर नाम का एक व्यक्ति हुआ। अबू बकर ने क्या कहा था? अबू बकर ने कहा था कि मैं इसका डिजाइन तैयार करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसका डिजाइन तैयार करूंगा। और उसको यह कार्य दे दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और अबू बकर ने क्या, जैसे भी मंगाई कंठाभरण संस्कृत पाठशाला फुड़वाई और उसने क्या रख दी? डिजाइन रख दी कि ये ऐसे करके अपने बनाएंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन के अंदर बना। और अबू बकर द्वारा क्या है? इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई थी, यानी कि डिजाइन वाला आर्किटेक्चर कौन था, यानी कि इंजीनियर कौन था? वो था कौन? अबू बकर था। कौन था? अबू बकर था। जो क्या करता है? इसका डिजाइन तैयार करता है। क्या करता है? इसका डिजाइन तैयार करता है। कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण जो है मात्र 2.5 दिन के अंदर हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं, पर्सी ब्राउन जैसा एक साहित्यकार क्या कहता है? पर्सी ब्राउन जैसा ऐसा साहित्यकार कहता है कि यहाँ पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। 2.5 दिन का क्या भरता है? उर्स भरता है। उसी कारण इसे कहा गया क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया। तो याद रखना, पंजाब शाह पीर का उर्स। कौन सा? पंजाब शाह पीर का मेला या उर्स भरता है। ठीक है जी। कर्नल जेम्स टोड
कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पितामह, जो कि चौहानों को क्या कहता है अपने साथी स्मिथ के साथ में, क्या विदेशी थे ये, तो क्या थे, विदेशी थे। और 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में क्या कहता है कर्नल जेम्स टोड के, ये कथन है, मेरे कथन नहीं है भाई, कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीनतम और सुरक्षिततम क्या नहीं देखी है, इमारत नहीं देखी है। ये कथन किसका है भाई, ये कथन किसका है, ये कथन है साहब किसका, आपके प्रिय कर्नल जेम्स टोड का है। किसका, घोड़े वाले बाबा के नाम से। ऊंट वाले बाबा तो कौन थे, एलपी टेसीटोरे थे, जिनकी कर्म भूमि अपने इटली थी, और जिनकी जन्म अपने कर्म भूमि बीकानेर थी, जन्म भूमि कौन सी थी, इटली थी। लेकिन कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो उसने तो क्या कह दिया कि राजस्थान में इतनी कोई प्राचीनतम और सुरक्षित कोई इमारत नहीं है जितनी ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ठीक है ना। लेकिन पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरता है, पंजाब सफीर का मेला भरता है। इस कारण क्या है, इसे क्या बोला जाता है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। आगे बढ़ता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए मुझे कि 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में बात करूं। तो यहाँ पर क्या है कि इसे 16 खंभों का महल कहते हैं। क्या बोलते हैं, 16 खंभों का महल कहते हैं, क्योंकि ये जो बनी हुई है 16 खंभों पर खड़ी हुई है। कितने खंभों पर खड़ी हुई है, 16 खंभों पर खड़ी हुई है। कहते हैं कि राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद बात करें, राजस्थान की पहली मस्जिद की बात करें तो यही है। तो राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, यही है। राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, यही है। और बात करें इसे 16 थंबिया महल, या मैं बोलूं 16 खंभों का महल कहा जाता है। किसको, इसे ही कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा जाता है। आगे बात समझ में, विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे तो याद रखना कि विग्रहराज चतुर्थ के काल का दूसरा महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य था, एक निर्माण कार्य में कंठाभरण संस्कृत पाठशाला आ गई, दूसरे के अंदर बिसल देव ने क्या करवाया, बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए अंडरलाइन, आपके बाबू सोना की कसम है अगर अंडरलाइन नहीं लगाया तो, ठीक है ना। तो बिसल देव क्या करते हैं कि कौन सा बिसल सागर झील का, बिसलसर झील का निर्माण या बांध का निर्माण 12वीं सदी के अंदर करवाया था। और बिसलिया भी कहा जाता है, जिसे बिसलिया बांध भी कहा जाता है, जिसे बिसलिया बांध भी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरू शाह को भी हराया था। हिंदू राजाओं को गजनी के शासन से मुक्त कराने वाला राजा कौन सा था, विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। आगे क्या बात समझ में, कहते हैं हमने पढ़ा था दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख किसने लगवाया था, दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख भी विग्रहराज चतुर्थ ने लगवाया था। और कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ में के बारे में इसमें लिखा गया है कि चतुर्थ ने मलेच्छों का समूल नाश किया था। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक इसने क्या है कि तुर्कों को नष्ट कर दिया था। किनको नष्ट कर दिया था, मलेच्छों को नष्ट कर दिया था। इसी कारण अधिकार कर आर्यवर्त देश का सार्थक किया था, यानी कि आर्यवर्त बना दिया था पूरे देश को, ठीक है ना। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख का संबंध किससे है, विग्रहराज चतुर्थ से है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला चौहान राजा कौन सा है, विग्रहराज चतुर्थ है। आगे बढ़ते हैं, किलहोर्न नाम का एक बड़ा साहित्यकार है जिसके बारे में अपने बात करते हैं कि किलहोर्न ने क्या का बोला था, क्योंकि आपको मैंने बता दिया स्थापत्य कला में सबसे आगे था, कला के अंदर ये सबसे आगे था, साहित्य के अंदर सबसे आगे था। कवियों को इसने शरण दे रखी थी, कटिबंधु जैसी उपाधियां धारण दे कर रखी थी। इसी कारण किलहोर्न क्या हो गया, किल हो गया, क्या हो गया, किल हो गया। आपने कहते हैं ना बिल्कुल गच काम कर दिया, किसने, किलहोर्न ने क्या कहा कि विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करने लगा। प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये तो उन हिंदू शासकों में से एक ऐसा व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ करता था। आपको पता है कि कालिदास जो है बड़े ही कहते हैं कवि थे, संस्कृत के बड़े कवि थे, भवभूति बड़े कवि थे। और उनकी होड़ करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो कौन सा था, विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। आगे बात समझ में आई क्या, आई क्या बात समझ में, विग्रहराज चतुर्थ था, ठीक है ना। वो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने क्या बताया था, बिसल देव रासो, दोबारा मैं लिख रहा हूं, बिसल देव रासो। एक लिखा ललित विग्रहराज, कौन सा लिखा, ललित विग्रहराज।
देखिए, बिसलदेव रासों की बात की, बिसलदेव रासों की बात की तो मुझे क्या याद आया, नरपति आया। नरपति कौन सा, नरपति कौन सा, नरपति कौन सा, नरपति तो नालह था। नालह मतलब नरपति रासो, रास रचाया, रास रास रास, भोज की पुत्री, भोज की पुत्री राजमती के साथ प्रेम संबंध दर्शाता है ये ग्रंथ। इसके साथ में राजमती के साथ में ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज की बात कर लें तो ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने। किसने लिखा था, सोमदेव ने। और सोमदेव की बात कर लें तो सोमदेव की बात कर लें तो सोमदेव की बात कर लें तो ये दैसल देवी के साथ विग्रह राज के जो प्रेम संबंध थे उनको दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, ललित विग्रह राज। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, पानी मानी पी लिया आपने। पृथ्वीराज द्वितीय की बात कर लेते हैं, विग्रह राज की बात कर लें। अब आ गया पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज प्रथम याद आते ही 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से लेकर 1169, 64 से 69 तक इसने क्या किया, शासन किया अजमेर पर। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र क्या था, अब ये थोड़ी सी कहानी। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र था अपर गंगाई। लगभग 1 साल वो गद्दी पर बैठा। उसको अपदस्थ करके जो गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा। पृथ्वीराज द्वितीय ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज के बड़े भाई जगदेव का पुत्र था। इंपॉर्टेंट है, जगदेव किसका भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ का जगदेव भाई था। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। विग्रहराज चतुर्थ क्या बन गया, शासक बन गया। विग्रहराज की मृत्यु के बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय बना। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तो जगदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था, जगदेव का पुत्र था। लेकिन जगदेव से पृथ्वीराज द्वितीय से पहले विग्रहराज चतुर्थ का जो पुत्र था अपर गंगाई शासक मिला। अपर गंगाई को मौत के घाट किसने उतारा था, किसने उतारा था, पृथ्वीराज द्वितीय ने उतारा था। तो याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में तुरंत नहीं बना था पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक, सेकंड शासक। कौन बना था, कौन बना था, कौन बना था, आपको सामने लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, अपर गंगाई बना था। अपर गंगाई को मौत के घाट किसने उतारा था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने उतारा था। आगे बढ़ता हूं, देखिए पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की क्या हो गई थी, निसंतान मृत्यु हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, मृत्यु हो गई तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब करेगा साहब कोई अन्य बनेगा शासक। तो कहते हैं कि उसके बाद सोमेश्वर देव चौहान शासक बनता है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तुर्की के आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने हेतु हांसी पर अपना अधिकार कर लेता है और अपने मामा गुहिल वंश किल्हण को नियुक्त करता है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ता हूं, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की जैसे निसंतान मृत्यु होती है तो अजमेर के अंदर सामतो ने सोमेश्वर देव चौहान जो कि अर्णोराज व कांचन देवी का पुत्र था। तो याद रखना, ये जो सोमेश्वर देव चौहान है किसका पुत्र था, अर्णोराज और कांचन देवी का पुत्र था। किसका पुत्र था, अर्णोराज व कांचन देवी का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ व अपर गंगाई का भाई था। आपको याद आया, जगदेव, अपर गंगाई, जगदेव अपर गंगाई, विग्रहराज चतुर्थ और उसके बाद में आपका कौन सा, सोमेश्वर देव। ये 4 भाई थे। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा। अर्णोराज के बाद में जगदेव शासक बना। जगदेव को अपदस्थ करके कौन बन गया, अपना विग्रहराज चतुर्थ बन गया। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में, विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में अपर गंगाई शासक बना। अपर गंगाई की हत्या करके पृथ्वीराज चौहान द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की मृत्यु के बाद में निसंतान मरा तो एक इनका पुत्र बचा हुआ है अर्णोराज का, जिसका नाम क्या है, सोमेश्वर देव चौहान जी। इसके समय 1170 ईस्वी के अंदर क्या होता है, बिजुलिया शिलालेख उत्कीर्ण होगा। अब बनेगा शासक कौन, अब बनेगा शासक कौन, अब बनेगा शासक कौन, कौन बनेगा, सोमेश्वर देव चौहान। अर्णोराज व कांचन देवी का पुत्र था ये, और जो कि निसंतान मृत्यु होने वाला शाकंभरी का शासक बना था। किसकी निसंतान मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की मृत्यु के बाद में। सोमेश्वर देव चौहान शासक बनने के पूर्व गुजरात में जय सोम व कुमारपाल का दरबारी था, यानी कि सामत का कार्य कर रहा था, नौकरी कर रहा था वहां पर। तो याद रखना, जय सोम गुजरात के अंदर था शासक बनने से पहले। तो यही होता है साहब, राजयोग लिखा होता है ना तो घर पे चल के आ जाता है राज।
ठीक है ना। जैसे इसके पास आया था, कहाँ नौकरी कर रहा था, कहाँ एक अजमेर का शासक बन गया, और इसका पराक्रमी पुत्र होगा जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा था? और सोमेश्वर देव चौहान व पत्नी कुपरूरी देवी के दो पुत्र थे जिनका नाम क्या था? एक का नाम था हरिराज, एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो याद रखना, सोमेश्वर देव चौहान की एक पत्नी थी जिनका नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी तो अनंगपाल तोमर की क्या थी? पुत्री थी, जो कि दिल्ली का एक शासक था। अनंगपाल तोमर की जो पुत्री थी, कौन थी? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी की बात कर ले तो उसकी कोख से हरिराज और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या लिया? जन्म लिया। जो बड़ा ही पराक्रमी राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका ननिहाल दिल्ली के अंदर था, जिसका मौसेरा भाई गढ़वाल यानी कि जयचंद गढ़वाल कहां बैठा हुआ था? कन्नौज के अंदर बैठा हुआ था। उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शासक अपने आगे पढ़ेंगे। सोमेश्वर देव चौहान ने अपने पिता अरुणराज की मूर्तियां बनवाकर नई मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखना। क्या किया इसने? नवीन मूर्ति कला को क्या दिया था इसने? प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, नवीन मूर्ति कला को क्या दिया इसने? प्रोत्साहन दिया था। तो याद रखना इसको। यानी कि आपके सामने प्रश्न आएगा कि किसने अपने पिता की मूर्तियां बनवाई थी, तो याद रखना सोमेश्वर देव चौहान ने। अपने अजमेर के अंदर नवीन मूर्ति कला को जन्म देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था सोमेश्वर देव चौहान। सोमेश्वर देव चौहान ने एक उपाधि धारण कर रखी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आएगी आपके सामने, प्रस्तुत हो जाएगी एकदम आपके सामने, और आप हक्के बक्के रह जाओगे भाई साहब। आप देख लेना, आपके सामने ये आपको देखने को मिलेगी वहां एग्जाम के अंदर। एक्चुअल में आप इन चीजों को हल्के में ले लेते हो, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना। क्या याद रखना? क्या याद रखना? याद ये रखना है कि याद ये रखना है कि ये जो सोमेश्वर देव चौहान था, इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम था प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। इंपॉर्टेंट है साहब, साइन मार दिए मैंने, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर देव चौहान। नवीन मूर्ति कला को जन्म सोमेश्वर देव चौहान। किसका पुत्र? अरुणराज का पुत्र। चलू मैं आगे, चलो आगे। अब बात कर लेते हैं कर्पूरी देवी की। बात कर ले तो कर्पूरी देवी जो कि त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचल राज की पुत्री थी, जो 1 वर्ष के लिए सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या बनी थी? ये संरक्षिका बनी थी। क्या बनी थी? ये संरक्षिका बनी थी। अब चलते हैं आगे। ठीक है जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर लें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म हुआ था वो 1100 कब हुआ था? 1166 ईस्वी के अंदर हुआ। विक्रमी संवत के अंदर 57 जोड़ दो, मुझे नहीं आती गिनती, आप जोड़ दो 1166 प्लस 57 तो निकल के आएगा 1223 ईस्वी। तो देख लीजिए इसका कार्यकाल। आपको पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का कार्यकाल बताइए भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का कार्यकाल बताइए। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी, यानी कि 77 से 92 के अंदर अंतिम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? त्राइन का अंतिम युद्ध होता है। अंतिम युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया था, मारा गया था। याद रखना, मोहम्मद गौरी था सामने, ठीक है ना। 1192 ईस्वी, 1177 के बाद में 1192 ईस्वी दिल्ली सल्तनत चल गई थी उसके बाद में, ठीक है ना। पूरी राजस्थान की तो क्या पूरे भारतवर्ष की क्या पूरी की पूरी ज्योग्राफी के साथ साथ में पूरा इतिहास बदल गया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गुजरात के अहिल पाटन के अंदर। याद रखना, इनका जन्म 1166 ईस्वी के अंदर गुजरात के अहिल पाटन के अंदर इनका जन्म होता है। और जेठ माह की द्वादशी को इनका जन्म होता है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो इसके जन्म की जानकारी देता है ये पृथ्वीराज विजय देता है। कौन सा देता है? पृथ्वीराज विजय, जो कि ज्ञानक भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? किसकी रचना है? ज्ञानक भट्ट की रचना है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर देव चौहान। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोमेश्वर देव की कर्पूरी देवी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मैंने बता दिया, दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कौन थी? अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कौन थी? अनंगपाल तोमर की पुत्री कौन थी? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी की कोख से किसने जन्म दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की खासियत के बारे में। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। तल पुंगल की उपाधि धारण कर रखी थी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारतेश्वर की उपाधि दी गई थी। भारत का ईश्वर, भारतेश्वर।
भारतेश्वर की उपाधि दे रखी थी। हिंदू सम्राट कहा जाता था, स्पादलक्षेश्वर कहा जाता था, और दल पुंगल, यानी कि दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता की उपाधि किसे दी गई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दी गई थी दल पुंगल की उपाधि, क्योंकि इसने क्या है, मोहम्मद गौरी को हराया तो उसको छोड़ दिया था, विश्व को जीत लिया था। कैसे जीत लिया था? क्योंकि उससे क्या है, दया करके छोड़ दिया था कि तू जा, ठीक है। लेकिन वही उसकी गलती के आगे जाकर उसकी रास्ते का रोड़ा बनी और मौत का मुंह देखना पड़ा। पूरे भारत की ज्योग्राफी, पूरे भारत का कल्चर तक चेंज हो गया उस मोड़ के बाद में। राय पिथोरा की उपाधि, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला व्यक्ति, राय पिथोरा, दल पुंगल, राय पिथोरा, दल पुंगल, स्पादलेश्वर, और उसके बाद में हिंदू सम्राट, भारतेश्वर जैसी उपाधियां किसने धारण कर रखी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कर रखी थी। 11 साल की उम्र में ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। 1166 के अंदर 11 जोड़ोगे तो 1177 बनता है। तो 1166 में इनका जन्म, 1177 में क्या इन्होंने पद ग्रहण कर लिया, यानी कि राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। राजगद्दी के ऊपर बैठा तो बहुत छोटा था, तो 1 साल के लिए इनकी माता को संरक्षिका बनना पड़ा। इनकी माता कौन थी? कर्पूरी देवी थी। तो याद रखना, ये 11 साल की उम्र में क्या बन गए थे? शासक, और इनकी संरक्षिका के रूप में कौन सी थी? कर्पूरी देवी थी। अजमेर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहां हुआ था? अजमेर में इनका तिलक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। बढ़ते हैं आगे। बढ़ने के बाद में बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो संरक्षिका बनती, 1 साल का ही था उसमें, अपने 11 साल का ही था। 1 साल के लिए इनकी माता क्या बनी थी? संरक्षिका बनी थी। पृथ्वीराज अल्पवयस्क था, उसकी देखभाल करने के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था जिसका नाम था कैमास, और अन्य किताबों के अंदर उसको कदमवास भी बोला जाता है। तो याद रखना, कैमास या कदमवास इनका प्रधानमंत्री। पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तो प्रधानमंत्री एक ही था जिसका नाम था कदमवास या कैमास। कदमवास या कैमास इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये वाला कैमास या कदमवास क्या था? इनका प्रधानमंत्री था। अब याद रखना, भुवनमल, भुवनमल इनका सेनाध्यक्ष था। भुवनमल क्या था? इनका सेनाध्यक्ष था। लेकिन संरक्षिका का जो कार्य किया था वो कर्पूरी देवी ने किया था। 1 साल तक किया था। कितने साल तक किया था? 1 साल तक किया था। और ये जो भुवनमल है, ये जो भुवनमल है वो चाचा के क्या, अपने भुवनमल जो है वो कर्पूरी देवी के अंकल थे। क्या थे? अंकल थे, अंकल थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। रुको भाई 1 मिनट, हमारी टेक्निकल टीम का कोई सदस्य है, उससे कोई बातचीत कर। हाँ भाई बोलो। हाँ जी, देखिए अब आपको पूछेगा कि इसका प्रधानमंत्री कौन सा था, तो याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री था कदमवास या कैमास था, और कर्पूरी देवी का चाचा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? भुवनमल था। तो भुवनमल क्या बना इसका? भुवनमल क्या बना था इसका? भुवनमल क्या बना था भाई? क्या बना था? याद रखना, क्या बना था? सेनाध्यक्ष बना था, जो इसका चाचा था ना। फिर अपने बात करते हैं आगे। इसको गौरी के आक्रमणों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री भी कौन सा था? परामर्श देने वाला मंत्री भी कौन सा था? कदमवास था। तो याद रखना, कैसे चालुक्य रहते थे गुजरात के अंदर, और चालुक्यों पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने किया था, और उसके बारे में जो परामर्श दी थी वो किसने दी थी? अपने कदमवास ने। और कदमवास कौन सा था? कदमवास कौन सा था? कदमवास था प्रधानमंत्री। तो याद रखना, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श दिया था। 1178 यहां से इसके युद्ध शुरू हो जाते हैं। इंपोर्ट, अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा। 1178 की बात कर ली जाए तो 1178 में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया था, और कैमास की सहायता से पृथ्वीराज ने गुड्डापुरा या गुरुग्राम के अंदर इस युद्ध को जीता था। तो याद रखना आपको क्या है? गुरुग्राम का युद्ध याद रखना। गुरुग्राम या गुड़गांव का युद्ध, गुरुग्राम या गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी किन किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस इनके मध्य हुआ था।
और इनका चचेरा भाई था जिसका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन था। आगे बात समझ में। और पृथ्वीराज ने इस युद्ध में क्या विजय प्राप्त की थी? 1178 गुड़गांव का युद्ध, अपने जीवन का पहला युद्ध 1178 गुड़गांव का युद्ध, नागार्जुन को हराया था। किसको हराया था? नागार्जुन को हराया था। ठीक है जी। उसके बाद में आया 1182 का समय। कौन सा आया? 1182 का समय। 1182 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय सतलज से आने वाली भंडारक जनजाति या जाति को अलवर, भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, जो उसका दमन किया था। तो याद रखना 1182 के अंदर सतलज के किनारे एक जाति रहती थी जिसे बोलते थे भंडानक जनजाति या जाति बोलते थे। वो क्या है कि मथुरा वाले, आगरा वाले क्षेत्र के अंदर अपना अधिकार करना चाहती थी। उनका जो दमन करने वाला 1182 में था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही था। 1178 में गुड़गांव का युद्ध, चचेरे भाई का क्या किया? इसने दमन किया। और उस चचेरे भाई का नाम क्या था? तो याद रख लेना, ये वाला नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था भाई? क्या नाम था? उसका नाम था नागार्जुन था। और उसके बाद में 1182 के अंदर एक और घटना होती है। 1182 के अंदर एक और घटना होती है, बुंदेलखंड या जिजाग भुगती, या मैं बोलूं ये शब्द याद रखना, महोबा का युद्ध। कौन सी? महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव और उसके सेनापति आला और उदल को तुमुल के युद्ध में हराकर महोबा पर अधिकार किया था। तो याद रखना, महोबा नामक स्थान पड़ता है और उसका शासक था चंदेल शासक। और चंदेल शासक का नाम क्या था? परमर्दी देव। परमर्दी देव एक चंदेल शासक था जो कि महोबा का शासक था। कहां का शासक था? महोबा का शासक था। महोबा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम था तुमुल। क्या नाम था? तुमुल। तुमुल नामक स्थान पर क्या लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और आला और उद्दल किसके सेनापति थे? किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे। तो आला और उद्दल इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। कहते हैं किसी एक युद्ध के अंदर इन पर कोई लांछन लगाया था परमर्दी देव ने, और उस लांछन के चलते इन्होंने क्या है, राज दरबार छोड़ दिया था। राज दरबार छोड़ने के बाद में जब इनको पता चला बाद में कि पृथ्वीराज ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और मातृभूमि हमारे किसी और के कब्जे में जा रही है, इससे अच्छा तो या तो उसको हरा दें या हम मर जाएं। तो ऐसी धारणाएं लेकर जब ये आए तो उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ा। और उनकी क्या स्वामी भक्ति और अपने देश भक्ति और मातृभूमि के प्रति ये समर्पण को दर्शाती है। तो ये दोनों याद रखना कि आला और उद्दल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे, जो 1182 में तुमुल के युद्ध में मारा गया। परमर्दी देव तो चंदेल शासक था। कहां का था? महोबा का, जिसे बुंदेलखंड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि महोबा के विजय के बाद पृथ्वीराज ने अपने विश्वसनीय सामंत पंजू राय को महोबा का अधिकारी बनाया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महोबा को जीतने के बाद में वहां पर अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, पंजुन राय। किसको अधिकारी नियुक्त किया गया था? महोबा के अंदर पंजुन राय को किया गया था। किसको किया गया था रे? किसको किया गया था रे? पंजुन राय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां का राजा था? गुजरात की बात कर लेते हैं। चालुक्य राजा था। चालुक्य राजा की बात कर ले, भीमदेव था। कहते हैं कि 1184 के अंदर कहते हैं, तो बात कर लूं कि जो भीमदेव है वो नागौर वाले क्षेत्र को, अहिच्छत्रपुर वाले क्षेत्र को, जंगल प्रदेश को जीतना चाहता था। और कई बार क्या किया उसने? प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास के अंदर वो क्या नहीं हो पाया? क्या नहीं हो पाया? क्या नहीं हो पाया? वो सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाया तो उसको क्या हुआ? बड़ी जलन होने लगी। किससे? किससे होने लगी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। लिखा 1184 के अंदर नागौर के युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा भीमदेव द्वितीय की सेना के साथ लंबे समय तक ये क्या संघर्ष जारी रहा। और उसके बाद क्या हो गई? संधि हो गई। और इस संघर्ष के कारण चौहान व चालुक्यों की साम्राज्यवादी नीति और पृथ्वीराज रासों के अनुसार आबू नरेश सांखला परमार की पुत्री इंचिनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ संपन्न हुआ। इंचिनी ने चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से विवाह करना चाहता था। तो याद रखना कि सीधी सी बात आपको समझा दूं कि 1184 के अंदर ये युद्ध करता है कौन? कौन करता है? अपने नागौर के ऊपर कौन करता है? भीमदेव, जो कि चालुक्य राजा था। ये चालुक्य राजा जो भीमदेव था,
जब भी ये अटैक करने के लिए आता तो सिरोही से आबू से होकर निकलता, और आबू के अंदर एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था इंचिनी। क्या नाम था? इंचिनी था। इंचिनी किसकी पुत्री थी? परमारवंशीय राजा सांखला की पुत्री थी। किसकी? राजा की, सांखला की पुत्री थी। और इंचिनी से वो विवाह करना चाहता था। परमारवंशीय राजा सांखला भी इंचिनी का विवाह भीमदेव से करना चाहता था, लेकिन इंचिनी तो और किसी के मनमोहन हुई पड़ी थी। किसकी मनमोहन हुई पड़ी थी? किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। जैसे ही युद्ध का पता चलता है कि विजय होने वाला है कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो संधियां हो गई थी किसके मध्य? किसके मध्य हो गई थी? भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य। फिर दबना पड़ा परमारवंशीय सांखला राजा को। सांखला राजा ने क्या किया? फिर सांखला राजा ने क्या किया? अपने बच्चाओं को देखते हुए किसके साथ विवाह कर दिया? इंचिनी का। इंचिनी का विवाह कर दिया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में विवाह कर दिया। तो याद रखना कि तू चीज है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है ना? तू चीज है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी। नागौर युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय ने दल, पुंगल और विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना, नागौर विजय भीमदेव चालुक्य राजा 1184 आपके सामने लिखा हुआ है। और उपाधि धारण की, दल, पुंगल, विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, कन्नौज के राजा थे गढ़वाल। गढ़वाल कौन सा? जयचंद गढ़वाल। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद गढ़वाल दोनों मौसेरे भाई थे। तो याद रखना, जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान व जयचंद गढ़वाल दोनों मौसेरे भाई थे। कौन थे? दोनों मौसेरे भाई थे। कौन? जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के गढ़वाल राजा के राजा जयचंद गढ़वाल को राया और उसकी पुत्री संयोगिता से क्या कर लिया था? गंधर्व विवाह कर लिया था। क्या कर लिया था? गंधर्व विवाह कर लिया था। संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। कहते हैं कि संयोगिता का जो ननिहाल था वो दिल्ली के अंदर था, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भी ननिहाल कहां पर था? दिल्ली के अंदर था। दोनों एक बार गर्मियों की छुट्टियों में 1.5-2 महीने की छुट्टी कर रखी थी सरकारी स्कूल के अंदर। ये तो कॉलेज में था उस समय, और बचपन से आदतें थी कि गर्मी के अंदर ननिहाल जाएंगे, वहां पर कुल्फियां खाएंगे। ऐसा कुछ क्या है मन में चला और दिल्ली चले गए दोनों। एक दिन सुबह शेर पर निकला था। कौन कौन निकला था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर संयोगिता की नजरें गड़ी तो अपनी सखियों को पूछने लगी कि हे, ये अपना रणवीर कपूर की तरह कौन जा रहा है? तो कहने लगी कि ये जयचंद गढ़वाल का जो मौसेरा भाई, या मैं बोलूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक, जिसका नाना जी दिल्ली के अंदर नंगपाल तोमर है, जिसने पूरी की पूरी जिसे दिल्ली सौंप रखी है, ये वही वीर पुरुष है, ये वही रणवीर कपूर है। तो इसने कहा कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूं, लेकिन उनकी सखियों ने कहा ये तेरे झांसे में आने वाला नहीं है। उसने क्या है, अपनी सखियों के साथ में बेट लगा ली। बेट लगाने का मतलब शर्त लगाई कि 2 दिन के अंदर ये प्रपोज मारूंगी मैं, यानी कि उससे क्या प्रपोजल रखूंगी और शादी मेरे साथ करेगा। जैसे ही इसने प्रपोज किया तो एक्सेप्ट कर लिया किसने? किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक्सेप्ट किया। इस सारे प्रकरण का पता चल गया किसको? किसको? जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री को घर पर बुला लिया और पृथ्वीराज भी कहां पे? अजमेर में चला गया। कुछ दिन के लिए ये बेबस रहा, कुछ दिन के लिए बेबस रहा, बिल्कुल उदास रहने लगा। और एक दिन कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल ने अपने पूरे भरे दरबार के अंदर स्वयंवर रचा। क्या रचा? स्वयंवर रचा। स्वयंवर के अंदर पूरे इर्द गिर्द के राजाओं को बुलाया और अपनी रानी, अपने पुत्री यानी कि राजकुमारी के हाथ में, यानी कि संयोगिता के हाथ में एक वरमाला पकड़ा दी गई और कहने लगे कि जो आपको राजकुमार पसंद है उसके गले में आप ये माला डाल दो, और माला डालने के बाद उसके साथ आपका विवाह कर दिया जाएगा। साथ में पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए, पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए
जयचंद गढ़वाल ने क्या किया? जयचंद गढ़वाल ने अपने राज दरबार के बाहर या मैं बोलूं महलों के बाहर क्या किया? एक पत्थर की मूर्ति बनवा दी। किसकी बनवा दी? किसकी बनवा दी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। जयचंद गढ़वाल ने उसको अपमानित करने के लिए। इस बात का पता चलता है संयोगिता को। संयोगिता ने क्या किया? वो वरमाला जाके उसके पत्थर की मूर्ति में डाल दी। ये सारी बातें, ये सारा प्रकरण किसको पता चलता है? किसको पता चलता है? किसको पता चलता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चलता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चलता है तो इसने कहा कि अब तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सीज फायर का उल्लंघन करना पड़ेगा। इसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था? नाट्यरंभा था। नाट्यरंभा को इसने किक मारी और किक मारने के बाद में सीधा कहाँ आ गया? कन्नौज आ गया। और कन्नौज में ये क्या है कि ये अपनी होने वाली पत्नी या मैं बोलूं संयोगिता को क्या है, घोड़े पर बिठाकर कहां ले आता है? अजमेर के अंदर। अजमेर में विविध हिंदू विवाह के तहत ये गंधर्व विवाह करता है। लेकिन इसने प्रेम तो किया था, प्रेम विवाह नहीं किया था, कोर्ट मैरिज नहीं की थी इसने गंधर्व विवाह किया था, पूछा गया है। तो लिखा गया संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आपस में प्रेम संबंध, और जयचंद गढ़वाल अपने प्रतिद्वंदी के साथ संयोगिता का विवाह नहीं कराना चाहता था और इसलिए जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री का विवाह अत्यंत करवाने के लिए एक राजसूय यज्ञ करवाया और जिसके अंदर पृथ्वीराज के अतिरिक्त सभी राजाओं को आमंत्रित किया। और पृथ्वीराज की ओर से एक अपमानित करने के लिए जयचंद ने इस राजसूय यज्ञ के प्रवेश द्वार पर क्या कर दिया था? एक मूर्ति बनवा दी थी पृथ्वीराज की। ठीक है, ये सारी मैं बात बता दूं। स्वयंवर के अंदर उस मूर्ति के अंदर क्या है, ये संयोगिता उस मूर्ति को चुनती है। और ऐसी बात है कि बाद में कौन ले गया इसे, संयोगिता को? पृथ्वीराज एक सैन्य बल के साथ में ले जाता है। कहाँ? अपने अजमेर के अंदर। और इसका घोड़ा कौन सा था? नाट्यरंभा। इसका घोड़ा कौन सा था? नाट्यरंभा था। ठीक है, स्वयंवर के समय संयोगिता की बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करें चौहान व गढ़वालों की शत्रुता का तत्कालीन कारण जो था वो विवाहित तो था। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि जिसका नाम क्या है? चंद्रप्रदायी था। और चंद्रप्रदायी की ने 1148 में इनका जन्म होता है, चंद्रप्रदायी का। और चौहान तृतीय के राजकवि मित्र सहयोगी थे। तो याद रखना, चंद्रप्रदायी का जो जन्म होता है वो लाहौर के अंदर होता है 1148 ईस्वी के अंदर। ये मित्र भी थे, राजकवि भी थे और इनका सहयोगी भी था। यानी कि ये फुल, कहते हैं ना कि फुल डे नौकरी थी इसकी, है ना, दिल से नौकरी करता था। उन्होंने मित्र का अंतिम क्षण तक साथ दिया था। चंद्रप्रदायी को हिंदी यानी कि ब्रज भाषा का प्रथम महाकवि कहा जाता है। तो याद रखना, ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी। और चंद्रप्रदायी का अन्य नाम पृथ्वीराज है क्योंकि ये पृथ्वीराज के साथ में रहता था। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की रचना है और महाकाव्य है ये एक। और जिसका अंतिम भाग इसके पुत्र जलहण ने लिखा था। तो याद रखना, जलहण किसका पुत्र था? जलहण किसका पुत्र था? जलहण था किसका? पृथ्वीराज का पुत्र था, जिसने पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग लिखा था और बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के अंदर रखा गया है। ये देखिए, इसकी सबसे प्राचीन प्रति यानी कि बीकानेर के अंदर पड़ी है आज के दिन ये। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? पिंगल है, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान में लिखी गई है। मैं बात कर सकता हूं कि ब्रज लिख सकता हूं, ब्रज का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना कि पृथ्वीराज रासो द्वार जो है चंद्रप्रदायी की रचना है, ये पिंगल के अंदर लिखी गई है। पिंगल शैली के अंदर हिंदी की पहली रचना महाकाव्य होने के कारण सम्मान प्राप्त है। ये 10,000 से अधिक इसके अंदर छंद दिए गए हैं। तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उस समय छोटी छोटी भाषाओं का 2500 प्रश्नों के अंदर है और 69 सर्ग है इसके अंदर। ठीक है, इतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप तो आनंद इन क्लासों का लेते रहिए। चंद्रप्रदायी की बेटी का नाम था राजबाई। बेटे का नाम क्या है? जलहण। बेटे का नाम क्या है? जलहण। खुद का नाम पृथ्वी। क्या नाम था? पृथ्वी। तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। किनके मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य क्या हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। दोनों युद्धों का नाम एक ही है, तराइन। कौन सा है? तराइन का युद्ध।
एक कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, एक कहते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध तो पृथ्वीराज ने जीता, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता। किसने जीता? मोहम्मद गोरी ने जीता। ठीक है जी। देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ, और तराइन का जो पहला युद्ध है, ये तराइन जो स्थान पड़ता है ये करनाल में पड़ता है, करनाल स्थान पड़ता है हरियाणा के अंदर है। मोहम्मद गोरी व इनके मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर कौन होता है विजयी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होता है। ठीक है, और याद रखना पहले युद्ध के अंदर इसका सेनापति था खांडे राव। कौन था? खांडे राव। तो याद रखना खांडे राव किसका सेनापति था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? ये सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिल्ली के प्रशासक गोविंद राय ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पहले युद्ध के अंदर कौन था दिल्ली का प्रशासक? राज्यपाल, जिसका नाम था गोविंद राय। गोविंद राय ने किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज का साथ दिया था। कहते हैं कि गोविंद राय ने अपने मोहम्मद गोरी के ऊपर क्या चला दिया? अपना भाला चला दिया था और घायल हो गया था मोहम्मद गोरी। लिखा हुआ है कि युद्ध के समय दिल्ली के राजा गोविंद राय के प्रहार से मोहम्मद गोरी घायल हो गया और उसका साथी सुल्तान को लेकर निकले तो पृथ्वीराज तृतीय ने तबर हिंद यानी कि सरहिंद के अंदर, सरहिंद जिससे वर्तमान में कहते हैं बठिंडा, वर्तमान में क्या कहते हैं? बठिंडा की बात कर लेता हूं, बठिंडा की बात कर लेता हूं। जियाउद्दीन से छीन लिया और काजी को बंदी बनाकर अपने साथ लाया और उसे धन देकर गजनी लौटा दिया। तो याद रखना, याद रखना जियाउद्दीन से छीन लिया था और काजी को बंदी बना लिया गया था। और पृथ्वीराज प्रथम के युद्ध में यानी कि तराइन के पहले युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी के हारने की गजनी जाकर इसने क्या कर लिया? अब ये हारने के बाद में गजनी जाकर क्या करेगा? अपनी सेना को पुनर्गठित करेगा। क्या करेगा? पुनर्गठित करेगा। जैसे इसने मजबूत किया कि ये अपने क्या करते हैं दोबारा अटैक करेंगे। और अपनी सेना के अंदर क्या करता है? ये 1,20,000 सैनिक क्या करता है? ऐड करता है, क्योंकि अपने क्या करेंगे? अटैक करेंगे। किस पर करेंगे? मोहम्मद गोरी पर करेंगे। और युद्ध होता है कौन सा? दूसरा तराइन का युद्ध। और मार्ग में कहते हैं कि पुनः मार्ग में तराइन के मैदान में आ पहुंचा गोरी। गोरी अब लाहौर पहुंचा तो उसने अपने एक दूत को भेजा। और दूसरे युद्ध के अंदर जब ये दूत को भेजता है तो उस दूत का नाम क्या था? उस दूत का नाम क्या था? उस दूत का नाम क्या था? उस दूत का नाम था किवाम उल मुल्क। उस दूत का नाम क्या था? किवाम उल मुल्क। क्या नाम था? किवाम उल मुल्क को भेजता है और कहता है पृथ्वीराज को, हे पृथ्वीराज तू अधीनता स्वीकार कर ले। क्या कर ले? तू अधीनता स्वीकार कर ले। प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज उसे गजनी लौटने का कहता है। और जब ये किवाम उल मुल्क आता है, कहता है कि गोरी ने क्या संदेश भेजा है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, तो पृथ्वीराज सीधा ही कहता है, उसे चैलेंज ठोकता है कि उसको कह दे गजनी वापस चला जाए। पिछली बार तो मैंने दया करके उसको छोड़ दिया था कि तू एक बार इंसानियत के नाम पे छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, अब की बार युद्ध मैदान में मारूंगा तुझे मैं। ये बात किसने कही थी? पृथ्वीराज ने कही थी। और ये जब वार्ता हुई तो बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास दूसरा दूत भेजा था। दूसरा दूत भेजकर प्रस्ताव भेजा और संधि में पंजाब, मुल्तान और सरहिंद की मांग कर दी। उसने कहा कि आप ऐसे करो, लड़ाई नहीं करते, आप मुझे पंजाब दे दो, मुल्तान दे दो, सरहिंद यानी कि बठिंडा दे दो, बस इतनी जगह दे दो। लेकिन कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास एक संदेश भिजवाया था कि वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ऐसा भी ग्रंथों के अंदर लिखा गया है। वो तो अलग अलग राइटर की अलग अलग सोच है। इसके प्रत्युत्तर में संदेश क्या भिजवाता है? उसे अपने देश लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट जो होगी मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध मैदान में ही होगी। मैदान वही होगा तराइन का, करनाल वाला मैदान। वो 1191 का समय था, आज 1192 का समय है। तो याद रखना कि वो या तो देश लौट जाए या फिर क्या युद्ध स्थल में मिलते हैं। आज साहब, ठीक है जी। तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में करनाल के अंदर होता है और मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये आपको पता ही है। और इसके अंदर गोरी क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास दो दूत भिजवाए थे, किवाम उल मुल्क और रुकनुद्दीन हमजा। किवाम उल मुल्क तो क्या कहता है कि तू अधीनता स्वीकार कर ले।
क्या कर ले, अधीनता। लेकिन रुकनुद्दीन क्या कहता है कि तुम इनको क्या दे दे, सरहिंद दे दे। क्या दे दे, सरहिंद दे दे। ठीक है, क्या दे दे, सरहिंद दे दे, मुल्तान दे दे। ये से तो दो दूत कौन से भेजे थे, किवा मुल्क, और कौन सा भेजा था एक, उसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। क्या नाम था, रुकनुद्दीन हमजा। ठीक है जी। पृथ्वीराज के सेनाध्यक्ष उदयराज युद्ध के लिए उपयुक्त समय पर राजधानी से रवाना नहीं हो पाया था। युद्ध, उदयराज एक राजपूत था जो कि उपयुक्त समय पर या जो सही समय पर वो क्या है, रवाना नहीं हो पाया, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार, ये भी कारण माना जाता है। दूसरा कारण, पृथ्वीराज का सेनापति था खांडेराव। पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव दूसरे युद्ध के अंदर मारा जाता है। पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव दूसरे युद्ध के अंदर माना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के मंत्री सोमेश्वर व प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, सोमेश्वर व प्रताप सिंह, दो मंत्री थे, सोमेश्वर व प्रताप सिंह। ये क्या है, मोहम्मद गोरी के साथ जा मिलते हैं, ये भी कारण रहा पराजय का। मंत्री कौन से थे, सोमेश्वर और प्रताप, सोमेश्वर और प्रताप। और त्राइन के दूसरे युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में राजपूत काल का अंत हो गया, वह दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। तो त्राइन के दूसरे युद्ध में उत्तर भारत, या मैं बोलूं राजपूत काल उत्तर भारत में खत्म, और दिल्ली में आ गया सल्तनत काल। दिल्ली में कौन सा आ गया, सल्तनत काल। 78 के अंदर देखते हैं कि त्राइन के दूसरे युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। गोरी का गुलाम मैं तो बन के रहूंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम, तो गुलाम वंश चलाया। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ मेवाड़ के समर सिंह व दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज भी थे। तो मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने त्राइन के दूसरे युद्ध में भाग लिया था और उसका साथ दिया था, समर सिंह। और दिल्ली का गवर्नर था गोविंदराज, जिसने पहले युद्ध के अंदर घायल कर दिया था अपने एक ही वार भाले से, किसको, पृथ्वी अपने गोरी को। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहां पर बनी हुई है, कहां बनी हुई है छतरी, कहां बनी हुई है छतरी, कहां बनी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, गजनी के अंदर बनी हुई है। लेकिन स्मारक कहां है, अजमेर में, छतरी। ठीक है। और स्मारक, पृथ्वीराज की छतरी अलग जगह है, स्मारक। जहां मृत्यु होगी वहां छतरी बनेगी, जहां मृत्यु होगी वहां छतरी बनेगी, जहां मृत्यु होगी वहां छतरी बनेगी, जहां मृत्यु होगी वहां छतरी बनेगी। तो मृत्यु तो कहां हुई थी भाई, कहां हुई थी, काबुल के अंदर। तो याद रखना, पृथ्वीराज का जो छतरी है वो काबुल के अंदर है, लेकिन पृथ्वीराज का स्मारक है अजमेर के अंदर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अजमेर चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, है? 1192 में फारस से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो याद रखना, जब गोरी यहाँ आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ते सिलसिले का एक संस्थापक था भारत के अंदर, तो वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। और चिश्ती की बात कर ली जाए तो गोरी के साथ भारत आया था, अजमेर में आया, और अजमेर के अंदर अपनी कर्मस्थली बनाई थी, किसने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और अजमेर में इनकी दरगाह है, और दरगाह है। तो जमीन जो दी थी वो महाराजा जगत सिंह ने दी थी। और जगत सिंह कहाँ के राजा थे भाई, जयपुर के राजा। जयपुर के किस शासक ने मस्जिद के, सॉरी, ये अपने अपने क्या नाम लेते हैं इसे, दरगाह के लिए जो जमीन दी थी वो किसने दी थी, किसने दी थी, जगत सिंह प्रथम ने दी थी। किसने दी थी, महाराजा जगत सिंह ने दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर ले तो 1143 में संजरी नामक स्थान पड़ता है फारस के अंदर, वहां इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था गयासुद्दीन अहमद, माता का नाम क्या था, बीबी मनहूर। क्या नाम था, मनहूर। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम शिलालेख कौन सा है, आप याद रखना, बेडलिया या बदला का शिलालेख, जो कि अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पहला शिलालेख कौन सा है, बड़लिया या बेदला का शिलालेख, जो कि कहाँ है, अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में उस समय जो श्रेष्ठ विद्वान थे वो भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा पूछेगा कि ये किसके दरबार में थे, तो ये याद रखना, ये चंद्रप्रदाई और जयानक तो आपने देख लिए, पृथ्वी भट्ट भी यही था। बागेश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप। वागेश्वर, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप।
ठीक है। और कश्मीरी विद्वान जयानक पुष्कर झील के किनारे बैठकर पृथ्वीराज विजय लिखता है, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध का तो वर्णन मिलता है लेकिन दूसरे युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? पृथ्वीराज विजय में दूसरी हार का वर्णन नहीं मिलता, पहली विजय का वर्णन मिलता है। किसका? पहली विजय का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली के लालकोट शहर में राय पिथौरा गढ़ का निर्माण करवाया था। तो याद रखना, राय पिथौरा गढ़ का निर्माण करवाने वाला कौन सा था? पिथौरागढ़ का निर्माण करवाने वाला पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में पृथ्वीराज पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वीराज 6 भाषाओं का ज्ञाता था। कितनी भाषाओं का? 6 भाषाओं का ज्ञाता था। अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई हरिराज ने आत्महत्या कर ली थी, ये सारा प्रकरण देखकर। और पृथ्वीराज की बहन का नाम था पृथा। क्या नाम था? पृथा। और मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित क्षेत्रों का प्रशासक अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, जिसने गुलाम वंश की नींव डाल दी और राजपूत युग को समाप्त कर दिया भारत में। और साम्राज्य समाप्त होने के बाद, याद रखना, चौहानों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद में अगर किसी की बारी आई थी, अगर किसी का नंबर लगा था तो वो लगा था बौद्ध धर्म का। तो याद रखना, चौहानों के बाद में किसका विनाश का समय शुरू हुआ था? बौद्धों का समय शुरू हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। इंपॉर्टेंट है, ये कल पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में इनका पुत्र कौन था पृथ्वीराज का? गोविंद देव चौहान, जो कि 1194 ईस्वी के अंदर, कब? 1194 ईस्वी के अंदर क्या करता है? क्या करता है भाई कि अजमेर के अपने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की क्या डालता है? नींव डालता है। थैंक यू भाई, थैंक यू भी लिखा आ गया। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे रणथंभौर शाखा करेंगे। अपने अजमेर के सांबर के चौहान कर चुके हैं, प्रतिहार कर चुके हैं, मंडोर वाले और भीनमाल वाले। थोड़ी सी तेज रहेगी क्लास, क्योंकि अपने क्या है, अपने रिपीट भी करना है, रिवीजन भी करना है क्लासों को, और एमसीक्यू भी लगाने हैं। एग्जाम बिल्कुल अपने सर के ऊपर, 4th ग्रेड के बिल्कुल चंद दिनों के अंदर आपका पेपर होने वाला है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं, लंबा समय नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। 1 महीना आप मिनटों में निकलेगा, समझ लेना आप। ठीक है, तो अपने कल मिलते हैं। धन्यवाद। और दूसरी बात, आप इस क्लास को शेयर जरूर करना। जैसे आपकी राय है आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।